आप सभी को जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। मैं अक्स आर्मी पर्सन सेना मेडल रविंदर सिंह पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी कामरान उर्फ गाजी को मारने वाली टीम का सदस्य और हिजबुल के चीफ को ठोकने पे सेना मेडल गैलेंट्री। साथियों, आज मैं अग्निवीर पे बात करूंगा और टॉपिक होगा अग्निवीर योजना को बंद करवाने के पीछे जो राजनीतिक साजिश रची जा रही है, उसका मकसद किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं एक चीज बता दूं, अग्निवीर योजना लाने का जो मकसद है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसमें विस्तार से चीजें जो मुझे लगी वो मैंने बताई हैं। लेकिन यहां कुछ चीजों को समझने के लिए शॉर्ट में उन चीजों को बताना चाहूंगा। अग्निवीर योजना के ऊपर आर्मी ने दशकों तक रिसर्च किया है और फौज अगर कोई भी योजना लेके आती है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मकसद देश की सुरक्षा से ही होता है। यह हमें समझना पड़ेगा। और इस अग्निवीर का भी मकसद देश की सुरक्षा से ही है, वो है देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। देश की बाहरी सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा जो देश की बाहरी सुरक्षा को है वो है चीन। और उसका बॉर्डर लगता है जो जिस इलाके में, वो इलाका है हाई एल्टीट्यूड का। और वहां सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि वहां हमें यंग सोल्जर चाहिए उस चाइना को काउंटर करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए। और उसी से कंसेप्ट निकल के आया कि हम अपनी फौज को रोटेशन करेंगे तो हमारी फौज यंग रहेगी तो हाई एल्टीट्यूड में हम उसका सामना कर सकते हैं। तो ये तो था फ्यूचर के खतरे को भांपते हुए उसका समाधान। इससे अग्निवीर का संबंध। अब आंतरिक सुरक्षा में क्या है? आंतरिक सुरक्षा में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा। जनरल विपिन रावत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 फ्रंट तो सबको पता है, लेकिन ये हाफ फ्रंट कौन है? ये हाफ फ्रंट उन लोगों को वो संबोधित कर रहे थे जिस प्रकार से कोई आतंकी हमला हमारे देश में होता है, जैसे अभी जम्मू में हो रहे हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे हमारे किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में बम ब्लास्ट हो, तो उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो हमारे देश के अंदर बैठे होते हैं, जिनको हम ओजीडब्ल्यू बोलते हैं या स्लीपर सेल्स बोलते हैं। उन्हीं स्लीपर सेल्स या ओजीडब्ल्यू को संगठन जो सपोर्ट करते हैं, जो संगठन होते हैं, वो भी इस दायरे में आते हैं। और उन्हीं संगठनों को फंडिंग करने वाले या राजनीतिक सपोर्ट देने वाले राजनीतिक दल और राजनेता भी इस देश में बैठे हैं। और अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके लिए वकील भी यहां पे अरेंज कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है और ये करोड़ों की संख्या में है, इन्हीं को जनरल रावत साहब ने 3rd फ्रंट या 2.5 फ्रंट बोल करके संबोधित किया था। और इन लोगों का मकसद ये है कि देश को अंदर से खोखला करो, देश के टुकड़े करो, देश के ऊपर कब्जा करो। और ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट अभी जारी किया है, मैं उसको भी कोट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला है अपने लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर में जाके भर्ती हों। तो अब ये जो खास समुदाय जो इस प्रकार की बातें बोल रहा है, उन्होंने इस स्टेटमेंट से साबित कर दिया कि अग्निवीर योजना आंतरिक सुरक्षा में एक गेम चेंजर साबित होने वाली थी। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हीं का तो मकसद था देश को तोड़ना। और अब उनको लग गया कि ये अग्निवीर आ गई तो इसका मतलब हमारा मकसद जो है वो काउंटर हो जाएगा। और उसी काउंटर को तोड़ने के लिए या इसको कवर करने के लिए ये लोग अपने लोगों को बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर में जाओ। अभी उनको तो समझ में आ गया, आपको समझ में आया या नहीं आया ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं बात करता हूं आज के टॉपिक पे कि अग्निवीर योजना को बंद करवाने की जो राजनीतिक साजिश रची जा रही है, उसका मकसद किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। यह मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके ऊपर मैं कुछ फैक्ट दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये अग्निवीर योजना लॉन्च की गई तो इसके प्रारूप में कहीं यह लिखा है कि किसी रेजिमेंट को बंद किया गया है? रेजिमेंटें होती है ना, चाहे इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो, किसी भी हर महकमे में रेजिमेंटें होती है। जैसे मैं 2-4 के नाम लूं कि राजरीफ है, राजपूत है, जाट है, महार है, सिखलाई, जैकलाई, ग्रेनेडियर, जितनी भी रेजिमेंट है, क्या किसी रेजिमेंट को बंद किया गया? जवाब है नहीं। क्या किसी रेजिमेंट में से यूनिटों की संख्या को कम किया गया? वो भी जवाब है नहीं। इसका मतलब आर्मी का बेसिक स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अग्निवीर के तहत आर्मी में भर्ती करने का तरीका बदला है और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला है कि रोटेट होते रहे तो यंग सोल्जर रहेंगे। लेकिन इसमें घपला कहां है वो थोड़ा मैं बता दूं, और उसको समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण के लिए फैक्ट आपके सामने रखूंगा। कि मान लो अग्निवीर को छोड़ो, पहले जाते हैं अग्निवीर से पहले कि 100 वैकेंसियां हैं और उन 100 वैकेंसियों को फिलअप करने के लिए अग्निवीर से पहले एक प्रोसीजर क्या था कि 100 ही जवान भर्ती किए जाते थे। और अब अग्निवीर के तहत क्या आ गया
कि उन 100 वैकेंसियों को फिलअप करने के लिए 400 लोगों को लेना पड़ रहा है। ये मैं 4 गुना या 400 लोग क्यों बता रहा हूं उदाहरण के लिए, वो थोड़ा समझिए। कुछ लोग इसमें क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो आप चाहे किसी भी एंगल से आप घुमाओ, चाहे आप किसी यूनिट की स्ट्रेंथ के ऊपर इसको लगा के देखो, चाहे आप किसी रेजिमेंट की स्ट्रेंथ पे लगा के देखो, चाहे पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ पे लगा के देखो, चाहे किसी इंडिविजुअल की सर्विस पे लगा के देखो, ये आंकड़ा 4 गुना ही है। और मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए किसी एक इंडिविजुअल की सर्विस पे लगा के आपको बताऊंगा कि मान लो कोई जवान भर्ती किया जाता है, उसकी मिनिमम रिटायरमेंट की जो सर्विस है वो मिनिमम लगभग 16 साल होती है। अब 16 साल में एक वैकेंसी थी, उसके लिए एक जवान भर्ती किया गया, 16 साल उसने सर्विस की और बाद में वो रिटायर हो गया। मतलब वैकेंसी एक, टाइम ड्यूरेशन 16 साल, और उसके बाद आदमी, उसके ऊपर आदमी कितना चाहिए, एक। लेकिन अब अग्निवीर के ऊपर इसको कन्वर्ट करो कि अग्निवीर के तहत उसी एक वैकेंसी को फिलअप करने के लिए उस 16 साल के टाइम ड्यूरेशन में कितने आदमी चाहिएंगे, कितने जवान चाहिएंगे, 4। कैसे? 4 साल एक करेगा, 4 साल एक करेगा, 4 साल एक करेगा, फिर 4 साल एक करेगा, तब जाकर के वो 16 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट होगा। और यहां पे हो गया कंप्लीट कि ये 4 लोग चाहिए, इसका मतलब ये 4 गुना हो गया। इसी को मैं 4 गुना बोल के संबोधित कर रहा हूं। अभी आपको किसी इस एग्जाम्पल को किसी भी लार्ज स्केल पे लगा के देखो, ये आंकड़ा 4 गुना ही है। तो अब वापिस उसी पे आते हैं कि 100 जवानों को भर्ती करना है और 16 साल की अगर मिनिमम उसकी एज सर्विस अगर हम माने तो उसको अग्निवीर के तहत भर्ती करने के लिए 400 लोग लेने होंगे। ठीक है, अब इन 400 लोगों के अंदर लोचा कहां है वो थोड़ा सा समझिए कि अभी जो वर्तमान समय में प्रारूप चल रहा है उसके तहत इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि उन 400 लोगों में से जो 25% परमानेंट करने हैं, 25%, तो वो आंकड़ा कहां आएगा कि 400 में से 100 लोगों को तो परमानेंट कर लिया और 300 लोगों को जो है रिलीज कर दिया गया। यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अभी जो प्रेशर की वजह से कुछ चीजें बदली करने की बात चल रही है, उसको एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लो अभी कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि 50% जवानों को जो है वो परमानेंट किया जाएगा और 50% को रिलीज किया जाएगा। पहले तो मैं 50% पे जो लोग खुश होने वाले हैं उनको ये बता दूं, 50% का मतलब ये नहीं है कि रेजिमेंटें फौज में डबल होने वाली हैं, यूनिटें फौज में डबल होने वाली हैं, आर्मी के अंदर डबल जवान भर्ती कर दिए जाएंगे या डबल रख लिए जाएंगे, ये नहीं है। वैकेंसियां वही 100 हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वहीं रहेगी, लेकिन उसमें चेंज कहां होगा, जो भर्ती करने का संख्या था जो 4 गुना थी वो 2 गुना पे आ जाएगी। कैसे? कि 50% परमानेंट करने और 50% रिलीज करने, तो भर्ती कितने जवान किए जाएंगे, 200। 100 वैकेंसियां हैं तो 100 को तो वो परमानेंट करेंगे और 100 को रिलीज कर देंगे। तो चेंज कहां हुआ, वो जो परमानेंट वाला बिना अग्निवीर 25% अग्निवीर, 50% अग्निवीर, 75% अग्निवीर से वो आंकड़ा कुछ चेंज नहीं होगा। उनको जो लोग जितने जवान चाहिए वो उतने ही रखेंगे और वो आंकड़ा है 100 वैकेंसी के ऊपर मैं बता रहा हूं। लेकिन चेंज इस साइड में हो गया कि पहले 25% के तहत रिलीज कर रहे थे 300 और अब 50% के तहत रिलीज किए जाएंगे 100, तो यहां पे 200 लोगों के अंदर डिफरेंट पड़ गया। अब इसमें घपला कहां है वो भी थोड़ा समझिए कि यहां पे झोल कहां हो रहा है कि जो लोग अग्निवीर के तहत या फौज में जो जाते हैं 10वीं 12वीं करके, उनमें से मेजोरिटी ऑफ संख्या में कौन लोग होते हैं, कौन बच्चे होते हैं, कौन नौजवान होते हैं, या तो वो किसान का बेटा होगा या गरीब का बेटा होगा या किसी मध्यम वर्ग परिवार का होगा, मैक्सिमम वो लोग जाते हैं। और अब अगर वो अग्निवीर में 25% के तहत जाएंगे और उनको 100 की संख्या में उनका अगर नंबर आ गया जो परमानेंट करने वाला जो कोटा है, तो वही लोग होंगे, और जो रिलीज कर दिए उनमें भी मैक्सिमम लोग वही होंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जो रिलीज किए जा रहे हैं उनके फ्यूचर से संबंधित उनको जागरूक होना चाहिए, उनको यह डिमांड करनी चाहिए थी या इस बात पे जोर देना चाहिए था उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को कि जो रिलीज किए जा रहे हैं जो 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 संख्या है, इस संख्या को अलग अलग डिपार्टमेंटों में इनके लिए कोटा रिजर्व किया जाए और इनको वहां पे नौकरियां दी जाएं, तो ये जो फायदा है नौकरी पकड़ने का ये 4 गुना बढ़ जाता। इसको नौजवान तो नहीं कर रहे, उनके परिवार भी नहीं कर रहे, लेकिन सरकार इसके ऊपर योजना लेके आ रही है कि सरकार जो रिलीज किए जाएंगे उन नौजवानों को अलग अलग डिपार्टमेंटों में, चाहे वो स्टेट की नौकरियां हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हो, चाहे रेलवे की है, पुलिस की है, टीचर्स की है, किसी भी महकमे की है, चाहे बैंक की है, उनमें यूज करेंगे उन जो नौजवानों को। तो ये है फायदा उनके लिए। और यही योजना आप समझिए
कि जवान तो उतने लेने फौज को, चाहे वो कितनी परसेंटेज में हो, लेकिन जो रिलीज किए जाएंगे अगर उनको भी नौकरियां मिल जाती हैं अग्निवीर होने की वजह से, तो ये हो गया उनके रोजगार की गारंटी का मुद्दा कि अगर आप अग्निवीर हो तो आपको रोजगार मिल गया, ये गारंटी है अग्निवीर के तहत। अब इस आंकड़े को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके समझिए कि नुकसान कहां हो रहा है। अगर 25% के तहत वो 300 लोग रिलीज हो रहे हैं, उनको भी ये कोटा निर्धारित कर दिया गया कि आप फलाना फलाना डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको वहां पे रोजगार मिलेगा, तो 300 बच्चों को जो है एक्स्ट्रा रोजगार मिल गया। वो 100 तो वैकेंसियां थी, 100 तो फौज में रह गए, लेकिन 300 को भी रोजगार मिल गया। लेकिन अगर आप इस आंकड़े को थोड़ा सा छोटा करें, 50% परमानेंट के तहत जो 100 लोग रिलीज होंगे, उनमें सिर्फ 100 ही लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी और 100 ही लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत प्रेशर में आकर के ये योजना अगर बंद कर दी जाती है, तो मेरे भाइयों किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। और ये उन लोगों का मकसद है, यहां पे ट्रैप है कि ये जो लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए, इसमें आपका नुकसान क्या है और उनका फायदा क्या है, ये भी थोड़ा मैं बता दूं कि जो 300 लोग रिलीज किए जाएंगे उनको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिले, लेकिन उनको जॉब किस लेवल पे मिलेगी कि उनका एक कोटा निर्धारित किया जाएगा और उस कोटे में वही लोग जा सकते हैं, बाहर का कोई कंपटीशन नहीं है, बाहर के बच्चों से उनकी मेरिट से उनका कोई लेना देना नहीं है और बाहर की कोई भी चीज उन वैकेंसियों पे उनको इफेक्ट नहीं करेगी। जिस प्रकार से आज सर्विसमैन को भर्ती किया जाता है, उनके लिए जो रिजर्व कोटा होता है उसका उसका आप देख सकते हैं, उसका मेरिट का तरीका जो अलग होता है। क्यों मैं बता रहा हूं कि आप अग्निवीर के तहत अगर किसी और नौकरी के लिए एलिजिबल हो, तो वहां पे आपका कंपटीशन सिर्फ अग्निवीरों से होगा और वो मात्रा निर्धारित है। अभी उस जगह पे चाहे श्यामलाल भर्ती हो चाहे रामलाल भर्ती हो, होगा वो अग्निवीर ही। और यही जो बंद करवाने का जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन लोगों की प्रॉब्लम है कि अगर 4 गुना नौकरियां देश में बढ़ गई और उन वैकेंसियों पे आपके बच्चे या मेरे भाइयों युवाओं साथियों आप लोग अगर डायरेक्ट अगर चले गए, तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनके मकसद तो मल्टीपल हैं इस योजना को बंद करवाने के पीछे, लेकिन मैं उनकी दुकान से संबंधित बताता हूं कि उनका मकसद यहां पे क्या है। उन लोगों की दुकानें चलती हैं, वो शिक्षा माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, पेपर माफिया हैं या फिर नकल माफिया हैं। वही लोग हैं जो ये राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के चट्टे बट्टे, उन्हीं के गुर्गे जो हैं इन माफिया गैंग को चलाते हैं। अब उनकी दिक्कत ये है कि कोई लड़का अगर डायरेक्टली किसी नौकरी को ज्वाइन कर लेगा, तो फिर उनके यहां कोचिंग कौन करेगा, उनके पेपर्स कौन खरीदेगा, उनके चंगुल में जो नौकरी देने के बहाने से जो पैसा ऐंठा जाता है उन परिवारों से, उन बच्चों से, उस ट्रैप में कौन फंसेगा। उनकी दुकान बंद होती दिख रही है उनको। तो ये उन लोगों की समस्या है कि आप डायरेक्टली अग्निवीर के कोटे के तहत किसी नौकरी पे ना जाएं, आप उनके माध्यम से जाएं। पहले आप वहां कोचिंग करें, वहां आप लाखों रुपए दें, फिर आप पेपर खरीदने के बहाने से लाखों रुपए दें, फिर आप नौकरी लेने के बहाने से लाखों रुपए दें, और तब जाके उनकी दुकानें तो चलती रहेंगी, उनकी जेब भरती रहेंगी, लेकिन किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उन लोगों का मकसद अपनी जेब भरना है, आपके भविष्य के साथ में उनका कोई लेना देना नहीं है। और अब ये डिसीजन आपको करना है। अग्निवीर के तहत अगर ज्यादा संख्या में लोग रिलीज किए जाएंगे और अगर उनको प्रायोरिटी ज्यादा नौकरियों में दी जाती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, या फिर ये परसेंटेज कम कर दिया जाता है, 50% करके जो कम कर दिया जाता है वो आपके लिए फायदेमंद है, या फिर अग्निवीर को बंद ही कर दिया जाए और किसी को भी कोई कोटा ना मिले, आप डायरेक्टली उनके चंगुल में फंसे और लाखों रुपए लगाएं तब आपको कोई नौकरी मिले, ये आपके लिए फायदेमंद है। ये सारी चीजें आपको सोचनी है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो मुझे समझ में आया कि जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसका मकसद किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का जो भविष्य उज्जवल हो रहा है कि अग्निवीर अगर वो चला गया तो उसकी नौकरी की गारंटी होगी है कि उसको नौकरी मिले ही मिलेगी, चाहे वो फौज में रह जाए परमानेंट में, और चाहे उसका कोटा निर्धारित होकर के वो किसी और अन्य नौकरियों में चले जाए। तो वो नौकरी की गारंटी थी, और ये लोग इसको बंद करवा के वही गारंटी युवा साथियों से छीनना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनके ट्रैप में फंसेंगे या अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, ये आपको सोचना है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था और मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझिए। अग्निवीर योजना को बंद करवाने के पीछे उनके मल्टीपल मकसद हैं। वो चुनावों में भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, हो हल्ला करके कुछ चेंज होने वाले हैं, उसका क्रेडिट लेने के लिए हल्ला किया जा रहा है, और इस योजना को बंद करवा करके वो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं।
वही थर्ड फ्रंट के लोग हैं, वो कोई नए व्यक्ति नहीं है। उनका मकसद ये है कि देश की सेना मजबूत ना हो ताकि चाइना को हम काउंटर ना कर पाए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये भी है कि अब अग्निवीर बन के अगर किसी नौकरी पे डायरेक्ट चले जाएंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो ये सारे उनके मकसद हैं। अभी आपको उनके मकसद अगर समझ में आए हों तो उन लोगों से सावधान रहिएगा, उनका बाइकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो जो मैंने बनाया, अगर इसमें जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने माध्यमों से ज्यादा युवाओं और उनके परिवारों तक ये बात पहुंचाइएगा, ताकि लोग जान सकें कि हमारा फायदा कहां है। हमें ये जो राजनीतिक विरोध हो रहा है अग्निवीर को बंद करने का, इसके ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने फायदे को देखना है, ताकि हमारा देश भी सुरक्षित रह सके और युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके, उनकी नौकरियों को भी सुरक्षित किया जा सके। और ये शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, भू माफिया की दुकान बंद हो, ताकि हमारे परिवारों के बच्चों का लाखों रुपया बच सके। यही मेरी आपसे गुजारिश थी। इस वीडियो को आपने ध्यान से लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।